गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का दूसरा टाइप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टाइप लास्ट क्लास में हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का फर्स्ट टाइप पढ़ा था। आज हम सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप पढ़ेंगे। आज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूरी खत्म कर देंगे आज हम। तो आज स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी मैंने लास्ट क्लास में बताया था हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, थोड़ा सा उससे ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एंटीजन है, ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, तो उसको किल करने के लिए इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, यानी एंटीबॉडी। हमारी ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी जनरेट करती है। तो इसके खिलाफ जो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती है हमारी बॉडी, यदि यह इम्यून रेस्पॉन्स अति अपर लेवल में हो जाए, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कर रही है अपर लेवल में हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइप बताए थे मैंने, 4 टाइप की होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। 1 2 3 4, ये जो 3 हैं ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं, और ये 4 ये सबसे अलग ही है। ये चौथा वाला है सबसे अलग ही है, चौथी वाली ये सेल मीडिएटेड होती है। सेल मीडिएटेड में CD4 सेल, CD8 सेल वगैरह इसमें यूज आती है। अब बात करते हैं हम, लास्ट क्लास में हमने पहली रिएक्शंस पढ़ी थी, अब बात करते हैं हम सेकंड रिएक्शंस की। टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसमें क्या है कि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेकंड और थर्ड वाली है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इम्यून कॉम्प्लेक्स बोले तो जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इसमें। फॉर्मेशन इन टाइप सेकंड एंड थर्ड, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है यहां पर। इसका मतलब क्या है? मींस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, टाइप 1 टाइप सेकंड में और टाइप थर्ड में। तो डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, टाइप 2 में भी भाई तुम ये बोल रहे इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन टाइप 2 एंड टाइप सेकंड, इम्यून कॉम्प्लेक्स दोनों में मर रहे हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों में मर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है कि जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो फिक्स मेम्ब्रेन पे जाके डिपॉजिट होता है। ये फिक्स मेम्ब्रेन पे जाके डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट ऑन फिक्स मेम्ब्रेन। और ये मोबाइल होता है। ये थर्ड वाला है, जो तीसरी रिएक्शन है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थर्ड है। इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, दोनों में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसमें डिपॉजिट होता है फिक्स मेम्ब्रेन पर, इसमें होता है मोबाइल। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहां पर। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये देखना ना, ये एंटीजन एंटी जो टाइप सेकंड वाली रिएक्शंस है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है टाइप सेकंड और टाइप थर्ड में, दोनों में। ठीक है, अब भाई दोनों में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो टाइप सेकंड है उसमें बनते हैं फिक्स मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट होते हैं जाके, और इसमें ये मोबाइल होते हैं, कहीं पे भी हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की।
मैकेनिज्म इसकी दो टाइप से होती है मैकेनिज्म। नंबर एक ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। नंबर एक फैगोसाइटोसिस और नंबर दो पे इन्फ्लामेशन। ये दोनों टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती है। मैकेनिज्म ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन है कि ये एंटीजन है हमारी बॉडी में, ये एंटीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो इस पे एंटीबॉडी के अटैच होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं इसको। देखते हैं कैसे, क्या पढ़ते हैं पहला? ऑप्सोनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ये एंटीजन है, ये कोई भी एंटीजन है या ये एंटीजन है या फिर बैक्टीरिया बोल दो इसको, ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो बॉडी में एंटर करता है तो क्या अब एंटीबॉडी इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन, एंटीबॉडी का होगा, एंटीबॉडी अटैच होगी इस पे आके, तो इस पे आके एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। ये एंटीजन है, इस पे जाके एंटीबॉडी अटैच हो जाती है। इस एंटीबॉडी का अटैच होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। एंटीबॉडी के अटैच होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। कैसे? एंटीजन अटैच विद एंटीबॉडी, एंटीजन अटैच विद एंटीबॉडी कॉल्ड ऑप्सोनाइज्ड। ये क्या हो गया? ऑप्सोनाइजेशन हो गया। ऑप्सोनाइजेशन समझ आया ना? एंटीजन आया हमारी बॉडी में, इस पर हमारी बॉडी से एंटीबॉडी इस पे अटैच होगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यहां पर क्या बना? ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, तो क्या बन गया? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी ऐसे बोल सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइज्ड बोलते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप थर्ड में मैकेनिज्म में। ठीक है, ये तो गया ऑप्सोनाइजेशन। अब बात क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ, ये ऑप्सोनाइजेशन, अब बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। हमारी बॉडी में क्या है? कुछ फैगोसाइट्स होती हैं। ये फैगोसाइट है, ये फैगोसाइट है, ये हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है सबसे पहले। तो ये फैगोसाइट्स को ये एंटीजन नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, ये खाने में अच्छा नहीं लगता है नॉर्मली इसको, लेकिन ये से एंटीजन पर एंटीबॉडी जब बाइंड होती है तो इसको ये टेस्टी लगता है खाने में। तो ये इसको बोलता है कि भाई कि एंटीजन तुझसे अब एंटीबॉडी अटैच हो गई है, तू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब मैं तुझे खाऊंगा। तो क्या है कि जो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने पर यह जो कॉम्प्लेक्स है वो टेस्टी हो जाता है और इसको फैगोसाइट सेल खा जाती हैं। इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। देखते हैं कैसे। इफ एंटीबॉडी अटैच ऑन सरफेस ऑफ एंटीजन, then testy in eaten for macrophage cell called phagocytosis। ये समझे? ये हमारे पास कुछ माइक्रोफेज सेल होती हैं, फैगोसाइट सेल होती हैं, ये इसको खाने के लिए ये इसका खाना है। ये माइक्रोफेज सेल ऐसा भी बोलते हैं, ये माइक्रोफेज सेल या फैगोसाइट सेल का ये खाना है एक तरह से। ये खाना कब अच्छा लगता है? ये इसको नॉर्मली इसको अच्छा नहीं लगता है। क्या एंटीजन नॉर्मली इसको अच्छा नहीं लगता है। जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों मिलते हैं तो जाके ये
खाने में स्वाद होता है और ये इसको खा जाती है, तो इसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये था टाइप फर्स्ट, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। इसके एग्जाम्पल भी हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कौन कौन सी कंडीशन में होती है, ये ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस वाली जो कंडीशन है ये किन किन बीमारियों में होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? हीमोलाइटिक डिजीज में, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक में, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब इन जो डिजीज है, इन डिजीज के अंदर ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। बताती ना, ऑप्सोनाइजेशन यानी एंटीजन का एंटीबॉडी पे बाइंड होना, एंटीबॉडी का एंटीजन पे बाइंड होना क्या है? ऑप्सोनाइजेशन है। ऑप्सोनाइज्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना। और फेगोसाइटोसिस क्या है? एंटीजन नॉर्मली फेगोसाइट सेल को या मैक्रोफेज सेल को नॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एंटीजन पर एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है तो उसको मैक्रोफेज सेल को या फेगोसाइट सेल को, फेगोसाइट्स को ये खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है, तो उससे क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मैकेनिज्म की, इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसमें क्या है कि एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का देखो इसमें क्या क्या है कि ये एंटीबॉडी डिपॉजिट ऑन फिक्स्ड टिश्यू, ये जो एंटीबॉडी है ये फिक्स्ड टिश्यू पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है भाई, यानी बाइंड कर लेती है उस टिश्यू को। ये एंटीबॉडी उस सरफेस पर जाकर अटैच हो जाती है और बाइंड कर लेती है, तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जब उसको तो बताएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ से जो एंटीबॉडी है ये फिक्स्ड टिश्यू पर जाके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, डिपॉजिट आती है, तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो मीडिएटर रिलीज होंगे, मीडिएटर जैसे C5A, C5B ऐसे मीडिएटर रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूट्रोफिल टिश्यू इंजरी को न्यूट्रोफिल एंजाइम रिलीज करेगा, और एंजाइम रिलीज होगा तो एंजाइम रिलीज टिश्यू इंजरी होगी, कंफर्म है। एंजाइम रिलीज होंगे, ज़्यादा एंजाइम रिलीज होंगे तो टिश्यू इंजरी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे कि एंटीबॉडी है ये डिपॉजिट होती है, फिक्स मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाती है। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट, एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट। C5A, C5B मीडिएटर रिलीज होंगे, मीडिएटर रिलीज होंगे, और मीडिएटर रिलीज होंगे उसके बाद क्या होगा? किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट होगी और क्या होगा फिर? रिलीज द एंजाइम,
देखते हैं, ये इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है। एंटीबॉडी डिपोजिट होगी किस पे जाके, फिक्स टिश्यू पर जाके अटैच हो जाती है और बैंड हो जाती है, यानी अटैच हो जाती है यानी बैंड हो जाती है। तो बैंड होगी तो उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहां से कुछ मीडिएटर रिलीज होते हैं, C5a C5b ऐसे कुछ मीडिएटर रिलीज होंगे वो। तो मीडिएटर रिलीज होंगे तो उनके लिए न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट करते हैं, वो न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। तो ऐसे ही न्यूट्रोफिल की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रोफिल उनके पास आ जाएगा और न्यूट्रोफिल से ये एंजाइम रिलीज करवाएंगे। न्यूट्रोफिल है जो हाई लेवल में एंजाइम रिलीज करेगा, हाई लेवल में एंजाइम रिलीज करेगा तो टिश्यू इंजरी हो जाएगी। तो ये था इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ये मतलब ये जो कंडीशन है किस डिजीज में देखी जाती है, एग्जाम्पल क्या है इसके। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये कंडीशन देखी जाती है। ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डिजीज है इसमें ये इन्फ्लामेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की कंडीशन है, ये देखी जाती है। ये था टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब बात करते हैं टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस की। टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है देखते हैं। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। तो क्या है कि यहां पर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। देखो ये एंटीजन है, यहां एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये जाके कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, फॉर्मेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में डिपोजिट हो जाते हैं, जाके ऑर्गन्स में डिपोजिट हो जाते हैं, ऑर्गन्स में डिपोजिट हो जाते हैं। डिपोजिट होने के बाद ये डिपोजिट होने के बाद क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते हैं। यहां पर एक हेगमैन फैक्टर भी होता है, उसको भी एक्टिवेट करते हैं। यहां एक हेगमैन फैक्टर भी होता है। तो ये दोनों हेगमैन फैक्टर और कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर के टिश्यू इंजरी को इंड्यूस कर देते हैं। किसको इंड्यूस करते हैं, टिश्यू इंजरी को इंड्यूस कर देते हैं ये दोनों। टिश्यू इंजरी इंड्यूस, यानी ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गई, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये दोनों जाके ऑर्गन में डिपोजिट हो जाते हैं। ऑर्गन में डिपोजिट होंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और हेगमैन फैक्टर होता है उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और हेगमैन फैक्टर दोनों मिलकर के टिश्यू इंजरी को इंड्यूस करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, टिश्यू इंजरी को इंड्यूस करते हैं तो अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नंबर 1 मैकेनिज्म में नंबर 1 मैकेनिज्म नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स।
फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस है पूरी, जो 5 से 7 दिन की प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। मोस्ट पैथोजेनेसिस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, मोस्ट पैथोजेनेसिस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। मोस्ट पैथोजेनेसिस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स कब होगा भाई? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है जो मोस्ट ज्यादा पैथोजेनेसिस है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कौन सा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है जो ज्यादा पैथोजेनेसिस है? अब पैथोजेनेसिस कब होगा? पैथोजेनेसिस जब होगा जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो कब होगा? यानी जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये ज्यादा पैथोजेनेसिस कब होगा? कि जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज का होगा। कौन सा? एंटीजन व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज का होगा और एंटीजन एक्सेस अमाउंट में होंगे। एंटीजन एक्सेस अमाउंट में होंगे। तो एंटीजन एक्सेस अमाउंट में कैसे होंगे कि भाई हमारे पास कोई एंटीजन, ये हमारे पास एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीजन ये एंटीबॉडीज हैं, तो ये एंटीबॉडीज हैं। अब यहां हमारे पास क्या है? एंटीजन है। हमारे पास एंटीजन क्या है? एंटीजन एक्सेस अमाउंट में। ये क्या कह रहा है? तो व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज में होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज के होंगे और एंटीजन इज एक्सेस अमाउंट, एंटीजन एक्सेस अमाउंट होगा। तो एंटीजन ये एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ये एंटीजन है, एंटीजन एक्सेस अमाउंट में हमारे पास। तो जितने एंटीजन है, जितने एंटीबॉडीज है, वो जितने एंटीबॉडीज है हमारे पास, वो एंटीजन से बाइंड होकर सैचुरेट हो जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन ये एंटीजन ज्यादा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहां पर अब बात करते हैं सेकंड की। डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स को यहाँ एक थ्योरी है कि जहां पर ब्लड प्रेशर हाई लेवल में होता है वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी बता देता हूं एक बार। सोदा ब्लड प्रेशर हाई होगा, यहां पर डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा। अब हाई कहां कहां होगा? साइनोवियल जॉइंट्स में हाई होता है, जॉइंट्स वगैरह में हाई होता है। जॉइंट्स में एग्जांपल क्या होंगे इसके? जॉइंट्स में साइनोवियल। किडनी में होगा, ब्लड वेसल्स में होगा। तो डिपोजिट ऑफ
डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी ब्लड प्रेशर जहां पर हाई होगा वहां एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होंगे। यानी कहां पर होंगे हाई प्रेशर, कहां कहां होता है? जॉइंट्स में होता है, जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, और किडनी में होता है, और ब्लड वेसल्स में होगा। यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहां एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की बात आएगी, यहाँ मतलब डिपोजिट होने की बात आएगी, तो डिपोजिट यहाँ होंगे जहां पर हाई प्रेशर होगा, वहां डिपोजिट होंगे जॉइंट्स में, साइनोवियल जॉइंट्स में, किडनी में और ब्लड वेसल्स में। ये डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स है। इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब अगला बात करते हैं हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटर टिश्यू ट्रांसपोर्ट है। टिश्यू ट्रांसपोर्ट, ये जो एंटीजन, जो यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिट हुए थे, तो ये क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ जो जॉइंट्स में, किडनी में और ब्लड वेसल्स में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हुआ था, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिट इन ऑर्गन, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का एंड एक्टिवेट द हैगमैन फैक्टर, हैगमैन्स फैक्टर और हैगमैन्स फैक्टर, ये दोनों मिलकर के जो लास्ट में सेकंड रिएक्शंस में बताया था, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और हैगमैन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, और ये दोनों मिलकर के, इसमें ही बताया था हैगमैन फैक्टर और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, हैगमैन फैक्टर दोनों मिलकर के टिश्यू इंजरी को इंड्यूस कर देते हैं। टिश्यू टिश्यू इंजरी को इंड्यूस कर देते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या है? ये भाई, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टिश्यू ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ कहाँ होगा? इसके वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके? यानी सिम्टम्स, वस्कुलाइटिस में होगा, सिम्टम्स में वस्कुलाइटिस में होगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स की इजी ट्रिक्स है, एग्जांपल्स याद नहीं रहते। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स में हाइपर सेंसिटिविटी में एग्जांपल वो याद नहीं रहते। एग्जांपल्स देखते हैं। शार्प, सीरम सिकनेस, एच से सीरम सिकनेस, एच से हेनोच, ए से अर्थरस रिएक्शन, आर से रिएक्टिव अर्थराइटिस, ये थे से एग्जाम्पल। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टिश्यू ट्रांसपोर्ट में सिम्टम्स कौन से? वस्कुलाइटिस में देखेगा। और एग्जाम्पल कौन? शार्प से एग्जाम्पल याद रखेंगे, शार्प से SHARP।
शार्प से आप याद रख सकते हैं इस एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल शार्प में सीरम सिकनेस, एच में हेनोज स्लोन पिरपरा, और ए से अर्थरस रिएक्शन, और आर से रिएक्टिव अर्थराइटिस। ये टाइप 3 रिएक्शन थी। अब बात करते हैं टाइप 4 की। ये जो टाइप 4 है ये सबसे अलग ही है। वो एंटीबॉडी मीडिएटेड थी ये तीनों रिएक्शन, 1 2 3। ये टाइप 4 है तो ये सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। तो ये अलग क्यों है कि ये सेल नंबर 1 सबसे पहले तो ये सेल मीडिएटेड होती है। ये सेल मीडिएटेड होती है। इसको डिलाइड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। डिलाइड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। या में इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है, एक्टिवेशन ऑफ ACTI, एक्टिवेशन ऑफ CD4 एंड T सेल, इसमें CD8 एंड T सेल। इसमें क्या है, ये CD4 और T सेल क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगी। साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे, और साइटोकाइन रिलीज होगी तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी होगी तो टिश्यू इंजरी होगी। और यहाँ क्या है, ये जो CD8 एंड T सेल है, ये CD8 एंड T सेल है, ये क्या करती है, ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रक्शन करती है। ये ट्यूमर सेल को खत्म करती है। ये ट्यूमर सेल का डिस्ट्रक्शन करती है। ये थी टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। ये तो चीज है, ऐसे ये सेल मीडिएटेड है, ये सबसे अलग ही है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी। ये सेल मीडिएटेड कहते हैं। ये डिलाइड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस है। इसकी पैथोजेनेसिस में इसमें सेल्स होती हैं। सेल्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल एंड T सेल, CD8 सेल एंड T सेल। CD4 सेल एंड T सेल क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे। साइटोकाइन रिलीज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। साइटोकाइन रिलीज ज्यादा मात्रा साइटोकाइन रिलीज होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी होगी तो टिश्यू इंजरी होगी। और CD8 एंड T सेल है, ये ट्यूमर का डिस्ट्रक्शन करती है। ट्यूमर का डिस्ट्रक्शन करती है, और वायरल जो इन्फेक्शन है उनका भी डिस्ट्रक्शन करती है। ये था टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब बात करते हैं यहां तो हो गई क्लास खत्म। यहां हाइपर सेंसिटिविटी आज पूरी हो गई। अब यहां एक बात ध्यान देना, अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को यूज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी यूज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ।